जय हिंद दोस्तों। सीजीएल 2020 में मेरा प्री में जेएसओ की कट ऑफ निकल गई थी, ठीक है। फिर भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, यानी कि मेरी अच्छी खासी हालत थी प्री में। फिर भी मैं मेंस में उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाया, इससे कि मेरा फाइनल सिलेक्शन हो जाए, टीए तक की पोस्ट नहीं मिली, ठीक है। सेम चीज़ अब ये प्री में आप चाहे कितना भी स्कोर कर रहे हो, कम कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, लेकिन अगर आपने इन 3 महीनों को ढंग से यूटिलाइज नहीं करा, इनमें कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा करा जो आपको सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाएगा, तो 17,000 वैकेंसी होने पे भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा लास्ट सीजीएल जो मैंने दिया था उसमें मेन से मेरा स्कोर था 333.4। उसमें मैथ्स में थे 86 आउट ऑफ 90 और इंग्लिश में थे 127 आउट ऑफ 135। और ये एक बहुत इजीली अचीवेबल स्कोर है, अगर आप 2-3 महीने बिल्कुल ही ढंग से प्रिपेयर कर लेना, जो बता रहा हूँ मैं वो फॉलो कर लो, तो ईजिली पॉसिबल है चीज़ें, ठीक है। आपको 3 महीने बिल्कुल गायब हो जाना है, आपको मतलब ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करना है, एक तरीके से सोशल मीडिया से सब जगह से गायब रहना है, क्योंकि ये 3 महीने क्या बहुत सारा चेंज कर सकते हैं चीज़ों को। और अगर आप एवरेज एक बच्चे हो, है ना, मतलब बहुत शार्प माइंड नहीं हो, एवरेज बच्चे हो, तो ये मान के चलो कि आपको डेली के डेली 9 से 10 घंटे अगले 3 महीने आपको सिर्फ पढ़ाई में निकालने हैं, बाकी का टाइम आपकी मर्जी है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अपन डिस्कस करेंगे कि नेक्स्ट 3 महीने अपन ऐसा क्या करें, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। सबसे इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़े क्या नहीं करें, है ना। क्या करें वो तो बहुत लोग कर लेते हैं, वो कि अपना जो स्कोर है, अपनी खुद की एफिशिएंसी जो है वो एकदम मैक्सिमाइज हो सके, अपन अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे करें, ठीक है। ऐसी क्या गलतियां हैं जो नहीं करनी है इससे अपना सिलेक्शन ना हो, क्या मैंने वो गलतियां, कौन सी गलतियां करी थी इनसे कि मेरा 20 में तो बहुत दूर रह गया था मैं सिलेक्शन से, और वहीं सीजीएल 21 में मेरी अच्छी खासी रैंक आ गई थी, है ना। क्या चीज़ें सुधार ली अपन ने, तो वो डिस्कस करेंगे। पहले करेंगे कि क्या नहीं करना है ना, क्योंकि ये ज़्यादा खतरनाक है क्या करने से। पहली गलती जो करते हैं ना, हम वो करते हैं कि मेंस के कोचिंग ले लेते हैं मेंस के लिए, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मेंस और प्री का जो सिलेबस है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, बहुत चेंज नहीं है, 1-2 चैप्टरों का अंतर है, ठीक है। तो आप मैक्सिमम आपने जो प्री में पढ़ा है वही मेंस में आने वाला है। आपको क्या करना है कि आपको अपनी तैयारी जो है ना उसको बढ़िया से फर्निश करना है। आपको इस लेवल पे आना है कि आपने जो भी प्री में पढ़ा है वो क्लिक से तुरंत आप चुटकी बजाए और आपके दिमाग में रहे। ऐसा ना हो कि आपको वहां जाके चीज़ें सॉल्व करनी पड़ रही है। और ये चीज़ कभी कोचिंग से नहीं आएगी, ये चीज़ आएगी हमेशा सेल्फ स्टडी से, प्रैक्टिस से, ठीक है। तो सेल्फ मेंस का मतलब ये वो है कि आप अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें बजाय कोचिंग के, क्योंकि कोचिंग में क्या 2-3 घंटे आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, और उससे होगा क्या कि वो 2-3 घंटे आप जो खुद पढ़ लेते हैं ना तो ज़्यादा फायदा मिलता बजाय उन वीडियो देखने के, ठीक है। दूसरी गलती क्या करते हैं ना कि मेंस के लिए बहुत सारे ऐसे सोर्सेस आ जाएंगे, पीडीएफ आ जाएंगी, इस टीचर की पीडीएफ उस टीचर की पीडीएफ आपको मिलने लगेगी कि मेंस स्पेशल है ना, मेंस में यही आएगा गेस्ट पेपर। उन सब से दूर रहना है आपको। जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको, आपकी जो पीवाईक्यू की बुक है उसको और 3 बार कर लेना है, ठीक है। कुछ भले लेटेस्ट सभी सवाल आए हो उनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, कुछ अच्छे सवाल आए हो उनको नोट्स में ऐड कर लीजिए, लेकिन बार बार वीडियो पीडीएफ पे नहीं जाना, ठीक है। सिर्फ अपने नोट्स प्लस पीवाईक्यू किताब पे फोकस रखना है। तीसरी आप गलती करोगे कि अभी क्या जीके पेपर थोड़ा अच्छा आया तो आपको लगेगा जीके का मैं कोई वीडियो कोर्स लेके 3 महीने में उसको खत्म कर दूंगा। लेकिन आप ये देखना है कि उस वीडियो कोर्स को खत्म होने में कितना टाइम लग रहा है ना, और क्या उस वीडियो को देखने के बाद आपको कितना याद रह रहा है, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देखोगे तो उसके नोट्स ही बनाओगे तो ही आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं मिलने वाला। तो बेटर है कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक टीचर से पढ़ना है, किसी स्पेसिफिक से जाना है पढ़ के, तो उसके नोट्स से पढ़ लो, है ना। क्योंकि वहां आप जल्दी पढ़ लोगे, वहां आपका टाइम कम लगेगा, आपको इतना ही मन है। तो वीडियो से पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो वो ना करें। वो कोई 4 ऑप्शन देख के और वहाँ कमेंट में अपना आंसर बताने से आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन से थोड़े दूर चल जाओगे। वहीं 2-4 नंबर अच्छे आते हैं तो वो वहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। तो बेस्ट है अगर आपको बहुत पसंद है कोई तो उसके नोट से पढ़ लो, प्लस पीवाईक्यू की जो बुक है उससे डेली के 100 सवाल लगाते रहो, ठीक है। ये मैं भी कर चुका हूँ इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इन चीज़ों को मानना। आप खुद एनालाइज करके देखना कि वीडियो देखने के बाद आपको कितना याद रहता है, और खुद से पढ़ने के बाद नोट से पीवाईक्यू लगाने के बाद आपको कितना याद रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिनके मार्क्स अच्छे हैं वो जेएसओ और डबल एओ में कंफ्यूज ना हो बहुत ज़्यादा, है ना। ऐसा ना करो कि मैं डेली के जेएसओ को टाइम के लिए कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या पढ़ूँ, फिर डबल एओ के लिए कंफ्यूज हो रहा हूँ, और अपनी जो एक्चुअल मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीके की तैयारी है वो छूट जा रही है, ठीक है। ये 20 में हो गया था मेरे साथ जेएसओ वाली, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था मैं कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, उसको टाइम दे दिया, फिर इधर नंबर ही नहीं आए, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पहले अगर आपका टारगेट ये जेएसओ की स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है, अगर आपका टारगेट डबल की स्पेसिफिक पोस्ट नहीं है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। लास्ट के दिनों में आपको लग रहा है कि जरूरी है आपकी ये वाली तैयारी पूरी हो गई, तो फिर उनकी तरफ जो उनकी जो बुक आती है, बेसिक किताब आती है, उसको 3-4 दिन या 7 दिन पढ़ के निकाले, जितना है उतना ठीक है, लेकिन मेजर फोकस अपने को इन चारों सब्जेक्ट पर रखना है, जिससे कि अपन कोई सी भी पोस्ट डिसाइड कर सके, ठीक है। अब बात करेंगे कि क्या पढ़ना है ना, क्या करना है अगले 3 महीनों तक, और मैंने क्या करा था। तो जैसे ही मेरा प्री हो गया था ना, तो मेरा पहला काम ये था कि यार क्या ऐसा कुछ नया आया है
जिसको मैं लास्ट में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अभी के 3-4 दिनों में फटाफट निपटा दूँ, है ना। तो ये आपके लिए बड़ी चीज़ है कि जैसे कुछ चैप्टर ऐड होते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह ऐड होती है ना, स्टैटिस्टिक्स अपन पढ़ नहीं पाते शुरू में, तो वो वाले जो चैप्टर है ना, वो फटाफट पढ़ के 1 हफ्ते में निपटा दो। अभी मैं तो कह रहा हूँ जिसका एग्जाम हो गया तो वो अभी निपटा दो, है ना, 26 तारीख से पहले ही। जैसे कि जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना था वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, अब आपको खाली रिवीजन पे ध्यान देना है ना, खाली प्रैक्टिस पे ध्यान देना है। तो पहला काम यही करें कि जो हो चुका है, जो नया आने वाला है उसको फटाफट निपटा दो। इन जो सीजीएल 23 अभी क्या कहते हैं 24 की जो प्री की शिफ्ट है, इसमें अगर कोई अच्छे सवाल आपको मिलते हैं तो उनको फटाफट अपने नोट्स में ऐड कर लो पहले वीक में, है ना, आंसर की आती। इससे क्या आप बाकी लोगों से आगे हो जाओगे, बार बार आपको पीडीएफओ के चक्कर में नहीं पढ़ना पड़ेगा। आपको पता रहेगा कि बाकी चीज़ें कॉमन आ रही है, जो नई आई है वो मेरे नोट्स में ऐड है, और नोट्स को मैं रिवाइज कर लूंगा बाद में। और ये चीज़ जैसे ही आपकी हो जाए ना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। मैथ्स में वो क्या करना है कि डेली अपने 100 सवाल पे वापस आ जाना है, ठीक है, कि अपन डेली 100 सवाल 3 महीने तक डेली करेंगे। 100 तो मिनिमम है, इसके अलावा आप जितना ज़्यादा करना चाहो उतनी आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है, ठीक है। इतना तो आपको करना ही करना है। प्लस 30 मिनट अपन कैलकुलेशन को देंगे, ठीक है, रैंडम कैलकुलेशन, प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग रैंडम पॉइंट, जैसे कि आपको वहां जैसे पॉइंट में डिवाइड है तो आपका हाथ नहीं कांपना चाहिए आप, है ना। आपको पता है कि पॉइंट में डिवाइड होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कर लूंगा, है ना। वहां अगर हाथ कांपने लगता है तो फिर आदमी घबरा जाता है, ठीक है। और कुछ चीजें आपको अगर टॉपर की तरफ जानी है तो ये कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, जैसे कि 30 तक आप एटलीस्ट स्क्वायर याद रखिए, है ना। 20 तक आप एटलीस्ट क्यूब याद रखिए। कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर है ना, वहाँ बहुत बार ये काम आ जाती है चीजें। कई बार कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जहाँ पर आपको डायरेक्ट क्यूब दिख जाएगा और आपसे कुछ पूछ रहे होंगे वो, तो वहाँ बहुत हेल्प कर जाती है चीजें, ठीक है। और आपका टाइम बचा जाती है, आपको पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना पड़ता, ठीक है। लेकिन चाहे कुछ हो जाए, 100 सवाल चैप्टर वाइज अपन को नहीं छोड़ने हैं। इसको आप अगर आपका सिलेबस मैं मान लो कि पूरा हो चुका है तभी आपका प्री निकला होगा, है ना। सिलेबस आपका पूरा है, आपको खाली तैयारी को एज देना है ना। एक बार आप एटलीस्ट बुक खत्म कर चुके हैं पीवाईक्यू वाली, नहीं करी है तो अभी करनी ही है वो, ठीक है। और अगर आप 2-3 बार बुक खत्म कर चुके हैं तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि भाई लगभग 60-70 सवाल बुक से कर लिए और 2 सेक्शनल मॉक लगा लिए, है ना, जिससे कि आपकी टाइम पे भी पकड़ बनी रहे। लेकिन आपने बुक ही खत्म नहीं करी तो पहले बुक खत्म करो, उसके बाद सेक्शनल पे जाना, क्योंकि सेक्शनल पे पहले चले गए तो वहाँ पे सवाल होंगे नहीं और उल्टा फिर परेशान हो गए आप, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी पीडीएफ या फिर एक्स्ट्रा मटेरियल के चक्कर में नहीं पढ़ना है, किसी नए टीचर के चक्कर में नहीं पढ़ना है। जिस टीचर से आप पढ़े हो, जिस टीचर के आपके नोट्स हैं, उस पर भरोसा रखना है ना। ऐसा नहीं कि मेंस में कहीं और चले गए, उसके नोट्स को रिवाइज करना है, उसके नोट्स में ही एडिशन करना है जो आपको लग रहा है काम की चीजें हैं, प्लस उनको रिवीजन और पीवाईक्यू की तरफ जाना है, और प्लस सेक्शनल मॉक की तरफ जाना है। डेली के इसमें 3-4 घंटे लगेंगे इस प्रोसेस में। हाईएस्ट टाइम टेकिंग मैथ्स में ही रहेगा, भले ही इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, लेकिन यहाँ अगर पेपर टफ आ गया तो आपका बाकी पूरा पेपर बिगड़ जाता है, ये आपको समझना पड़ेगा। इंग्लिश का जो वेटेज है वो हाईएस्ट है मेंस में, ठीक है, 135 नंबर की आती है इंग्लिश, और हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट भी ये है। कम टाइम में आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो इसमें, ठीक है। अब इंग्लिश के लिए आपको एटलीस्ट 3 किताबें आपके पास होनी चाहिए। एक तो नीतू मैम वाली होनी चाहिए मेरे हिसाब से, अगर वो नहीं है तो आपके नोट्स होने चाहिए जिसमें टीचर से आप पढ़े हो। नोट्स ऐसे कि जहाँ पे ग्रामर पूरी कवर्ड हो, ठीक है। दूसरी एक वोकैब की बुक होनी चाहिए। अगर आपके पास पीवाईक्यू की स्पेसिफिक नहीं है कि भाई यहाँ से वोकैब पढ़नी है तो एक वोकैब की बुक ले आओ, ब्लैक बुक ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तीसरी आपके पास क्या होनी चाहिए कि पूरी पीवाईक्यू की किताब होनी चाहिए ना, किरण की हो, पिनेकल की हो, कोई सी हो, जहां से आप प्रैक्टिस कर सको, जहां पे आप क्वेश्चनों को मार्क कर सको, जहां पे आप सवालों को मार्क कर सको, कुछ आपने इनसाइट सीखी है तो उसको लिख सको, जो आपके बाद में एग्जाम में काम आए। अब इंग्लिश में आपने जो भी वोकैब प्री के लिए पढ़ी थी ना, जो भी पीवाईक्यू की वोकैब पढ़ी थी, उसको ही रिवाइज करना है वापस, और उसी को ऐड करना है। प्लस ये जो अभी वाली जो मेंस में प्री में अभी जो वोकैब आएगी, उसमें अगर कुछ आपको वर्ड अच्छे मिलते हैं तो उनको अपनी वोकैब वाली बुक में ऐड कर लेना, है ना। ऐसा नहीं कि बार बार आप ये प्री वाली पीडीएफ सॉल्व करते जा रहे हो, ठीक है। नोट्स में ऐड करो और साइड में हटा दो उसको, जिससे कि आपको मटेरियल पता हो कि यार मेरे को हाँ इन 3 किताबों से पढ़ना है ना। ऐसा नहीं कि थोड़ा उस पीडीएफ से पढ़ लूंगा, थोड़ा उससे पढ़ लूंगा, उससे कंफ्यूज रहोगे बहुत ज्यादा। इसके अलावा अपन को क्या करना है, इसके अलावा डेली के बुक से 100 सवाल करने हैं। अगर आपकी बुक कंप्लीटेड है, अच्छे से कंप्लीटेड है, पूरी एकदम चाट चुके हो किताब को, फिर आप इंग्लिश के सेक्शनल मॉक दे सकते हो। 5 से 6 सेक्शनल मॉक डेली आप दे सकते हो, प्री वाले, है ना। स्टार्टिंग करना मेंस से, जो भी मेंस में आए हुए हैं, अभी दो बार जो मेंस हुआ है 22 और 23 का, और फिर आप प्री पे शिफ्ट कर जाना, ठीक है। कैसे शिफ्ट करोगे, 23, 22, 21, इस तरह से उल्टा शिफ्ट कर जाना, अगर आप बुक आपने अच्छी तरह से खत्म कर ली है तो, है ना। और फिर भी बुक में जो मार्क क्वेश्चन है उनको तो लगातार रिवाइज करते रहना, क्योंकि वो आप चांसेस ज्यादा है कि वो आप भूल जाओ, ठीक है। और वोकैब आपकी अगर पीवाईक्यू वाली पूरी खत्म हो चुकी है, आपको लगता है कि मैंने पूरी वोकैब याद कर ली पीवाईक्यू वाली, तो आप वैल्यू एडिशन के लिए एसपी बख्शी की जो वोकैब है वहां पे आप शिफ्ट हो सकते हो। वहां से डेली 20-30 वोकैब कर सकते हो, क्योंकि वहां से कई बार सवाल फंस जाता है, ठीक है। 2 चीजें तो जो हो गई। तीसरी चीज आपकी नीतू मैम वाली बुक है, या फिर आपका जो भी नोट्स है ना, जहां से भी आपने नोट्स बनाए, उसके अपन को डेली एक चैप्टर पढ़ना है। जैसे आज वर्ब पढ़ लिया, नाउन पढ़ लिया, और उसमें जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको लगातार प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। गलती क्या करनी है, सेम यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, किसी भी टीचर की वीडियो से नहीं पढ़ना है।
वीडियोस आप ऑलरेडी देख चुके हो, उसी से आपने नोट्स बनाए, है ना। और नहीं देखिए तो मत देखो, क्योंकि आपका जब प्री क्लियर हो गया तो मेन से वीडियो देख के क्या करोगे, क्योंकि आना तो वही है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज जो मस्ट है ना, जो आपको दूसरों से अलग करेगी, वो है रीडिंग। इन 3 महीने एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि आप रीड ना करो, फोन लेके बैठा करो साथ में, रीड कर रहे हो, कुछ का मतलब नहीं पता, तुरंत देख लिया, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपर्ट बनना है, लेकिन आपको फ्लो पता होना चाहिए कि लैंग्वेज का फ्लो कैसा रहता है, रीड करते हैं तो कैसे करते हैं। आपकी क्लोज टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, पीक्यूआरएस में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, है ना। और पीक्यूआरएस का एक फंडा समझो कि जो मैं 100 सवाल बता रहा हूँ कि मैं 100 सवाल आपको करने हैं, तो मान लो 80 तो आपने उसके कर लिए, ठीक है, एरर के कर लिए। उसके अलावा आपको एटलीस्ट 10 पीक्यूआरएस डेली सॉल्व करने हैं और 4 क्लोज टेस्ट डेली सॉल्व करने हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा नंबर आपके कटेंगे तो पीक्यूआरएस में कटेंगे और क्लोज टेस्ट में कटेंगे। और ये दो चीज़ें, एक तो प्रैक्टिस से सॉल्व होगी और दूसरी आपकी रीडिंग से सॉल्व होगी, है ना। अब लोगों को लगता है यार रीडिंग से क्या होता है, रीडिंग से क्या होता है। अब 2 महीने करके देखो, आपको समझ में आएगा कि कैसे। आपको पता है, कई बार ऐसा होगा कि आपको रूल नहीं पता है, आपको नहीं पता कि हाँ ये क्यों आ रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि यार यहाँ पे यही वाला ऑप्शन आने वाला है। तो वो चीज़ें रीडिंग से सॉल्व हो जाती हैं कई बार, ठीक है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत चीज़ें रह जाती हैं जो आपको फाइनल एग्जाम में हेल्प करती हैं। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग हाईएस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है मेंस में, लेकिन मेरे सबसे कम नंबर इसी में आए थे। क्यों? क्योंकि इधर उधर भटकता, आदमी जब भटक जाता है ना, और रीजनिंग को जब हल्के में ले लेता है, रीजनिंग को सॉल्व करना बंद कर देता है, उसको लगता है कि ये तो मेरे को आती है, इसमें तो 50 मार दूंगा मैं, वहीं उसके नंबर 35 आ जाते हैं, ठीक है। सेम मेंस में कि आपको लगे कि इसमें तो मैं बिल्कुल 90 नंबर मार दूंगा, तो आपके नंबर वहां पे नहीं आएंगे। मेरे साथ भी यही हुआ था ना, 72 नंबर ही आए थे। आपको क्या गलती नहीं करनी है कि रीजनिंग एक भी दिन नहीं छोड़नी है ना। और दूसरा, रीजनिंग इसमें भी वीडियो से नहीं पढ़ना है ना, क्योंकि आपको वीडियो से आदमी, ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में अप्रोच बिठा देगा, है ना। वो एक क्वेश्चन की अप्रोच आपको बता देगा, वो आप आगे कैसे यूज करने वो भूल जाओगे आप। तो बेस्ट है कि आप पहले तो जो मेंस में सवाल आ चुके हैं ना 23 और 22 में, उनको एक बार आप सॉल्व कर लो। कुछ नया मिल रहा है तो उसकी अप्रोच एक बार सीख लो, आपको समझ नहीं आ रही तो, ठीक है। उसके अलावा डेली 2 सेक्शनल आपको देने प्री वाले, है ना। 25-25 सवाल आपको डेली इसके करने ही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। आप रीजनिंग छोड़ दोगे तो फिर एग्जाम के एंड में आपको बड़ी दिक्कत आएगी, अप्रोच बिठाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। और इतना मोर देन इनफ है रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए बहुत और कुछ करने की जरूरत नहीं है, डेली 2 सेक्शनल दे दो, 20-20 मिनट में हो जाएंगे वो, ठीक है। 40 मिनट मोर देन इनफ है रीजनिंग के लिए। लास्ट में आते हैं जीके पे। ये जीके क्या बहुत भटकाऊ सब्जेक्ट है, आप बहुत भटकोगे इसमें कि ये कर लूँ वो कर लूँ। जीके आपको लगेगा कि जीके से ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, भगवान बाकी तीनों सब्जेक्ट तो फर्जी आ रहे हैं, ठीक है। और आपको बताया भी इस तरह से जाएगा, लेकिन आप जीके में जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतने ज़्यादा मार्क्स आपके आने वाले नहीं है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल रहना है चीज़ों के प्रति। अगर आपके बाकी 3 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आ रहे हैं, एकदम 95 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आप जीके को फुल एकदम फुल फ्लेज प्रिपरेशन लग जाओ ना, कि आपका सिलेक्शन जीके रोक रही है। लेकिन आपके बाकी में ही नंबर नहीं आ रहे, जीके में भी नहीं आ रहे, तो फिर पहले बाकी को करो, क्योंकि वहां जल्दी आ जाएंगे। उसके बाद फिर जीके को करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो शायद तब भी ना आए, पूरी प्रैक्टिस होने के बाद तब भी नंबर नहीं आए। तो क्या करना है कि जीके आपके जो भी नोट्स हैं, प्री के नोट्स हैं, या फिर प्री में किसी बुक से आपने पढ़ा है, लूसेंट से पढ़ा है, मनोहर पांडे से पढ़ा है, उन्हीं को फॉलो करो, प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन ऐड करो। बच्चे क्या करते हैं ना कि पीवाईक्यू क्वेश्चन ऐड नहीं करते, पीवाईक्यू क्वेश्चनों की सीरीज देख रहे हैं वीडियो पे। अरे यार, वो वीडियो वाली चीज तुमको याद ही नहीं रहेगी, इस चीज को समझो तो सही तुम। पीवाईक्यू क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, उनका जो लास्ट में सॉल्यूशन रहता है उसको पढ़ो एक बार, है ना। वहां तुम्हें पता पड़ेगा कि ये 3 ऑप्शनों का आंसर क्यों नहीं आए, और वो फिर नेक्स्ट किसी और सवाल में काम आएंगे। तो आप जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चनों की सीरीज देख रहे हो, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो बेस्ट है कि आप उसको बुक से ही पढ़ लो, पीवाईक्यू की किताब से पढ़ लो। वहां पे क्वेश्चन मार्क रहेंगे तो उसको आप एटलीस्ट रिवाइज कर पाओगे, बार बार वीडियो देखोगे जाके यार, है ना। और आपको जो लग रहा है कि चीज ऐड करनी है कुछ नोट्स में, तो नोट्स में ऐड कर लो। चीजों अपने जो सोर्सेज है ना उसको बस मिनिमम रखो। आपके पास पता होना चाहिए कि मेरे पास ये किताबें हैं और इनको मेरे को उठाना है, इनसे मेरे को पढ़ना है। ये नहीं कि यार इसका वीडियो बच गया उसका वीडियो बच गया, तो उससे फिर कंफ्यूज होते रहोगे बहुत ज्यादा। बेस्ट है नोट्स प्लस बुक, अगर आपके पास जो भी है, प्लस पीवाईक्यू किताब, और डेली के 100 से 150 सवाल, है ना। आधा पौना घंटा लगेगा, उससे ज्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं इतना। फिर देखना है कि इंप्रूवमेंट कितना होता है ना। और आप करंट में देख लो कि अभी भी करंट बहुत अजीब सी आई, 20-21 के सवाल पूछ लिए उन्होंने। मेंस में भी सेम आएगी, तो बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना, लास्ट के महीने में करंट पढ़ लेना। 6 मंथली कोई भी मैगजीन ले आना, उसमें से आ जाए तो ठीक है, उसके पहले का आ रहा है तो वैसे ही कोई कर नहीं पाता उसको, तो उसका बहुत ज्यादा लोड अपन को लेना नहीं है ना। कंप्यूटर में भी सेम चीज़ है, मार्क्स इसकी जरूरत ही नहीं है, लेकिन फेल भी इसमें नहीं होना है। एक अरिहंत वाली बुक आती है, वो आप ले आओ, उसमें से प्लस जो पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं कंप्यूटर के, वो आप पढ़ लो, ठीक है। अगर आपका बाकी सब्जेक्ट में स्कोर ठीक है, तो फिर आप चाहो तो आरबी वाले भैया या उनकी कोई वीडियो देख सकते हो, है ना। टू की स्पीड में ना, धीरे नहीं देखनी, समझना नहीं है। 2 की स्पीड में जो लग रहा है उसको नोट्स में ऐड कर लो, लेकिन आधा घंटा से ऊपर कंप्यूटर को डेली नहीं देना है ना। इससे ज़्यादा टाइम दोगे तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा। आधा घंटा 3 महीने तक बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आते हैं टाइपिंग पे। टाइपिंग के लिए मैं स्पेशल एक अलग से आपको बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। डेली 30 से 40 मिनट आपको टाइपिंग को देने ही पड़ेंगे, है ना। लेकिन टाइपिंग के लिए बहुत परेशान भी नहीं होना कि आप कोचिंग लगवा लो
और एक एक 2-2 घंटे टाइपिंग कर रहे हो, ऐसी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइपिंग इसमें स्पीड 27 वर्ड पर मिनट की मांगते हैं। आप ऐसे ऐसे करके भी टाइप करोगे ना तो भी आपको दिख जाएंगी चीज़ें, है ना, तो भी आप बच्चे सॉल्व कर जाते हैं। एरर का मार्जिन इसमें 5% होता है। 27 वर्ड पर मिनट टाइप करना बड़ा आसान है अगर आप 3 महीने तक डेली कीबोर्ड पे आधा पौन घंटा टाइप कर रहे हो तो। ठीक है, बता दूंगा कहाँ से सीखनी है आपको, फ्री हैंड पे सीखनी कहाँ से सीखनी है, फ्री में क्या सोर्सेज पढ़े हैं, कहाँ पर प्रैक्टिस वाले हैं, सब एक बार नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूंगा इन चीज़ों को। ठीक है, अब आते हैं मॉक पे, है ना। मॉक 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 बहुत चलेगा कि मॉक दे दो मॉक दे दो मॉक दे दो। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शुरू में 3-4 मॉक देने हैं। अगर आपके 300 से कम नंबर आ रहे हैं तो वीक में 3 मॉक से ज़्यादा आपको मॉक नहीं देने हैं, है ना, क्योंकि 2-2 घंटे के मॉक का टाइम ज़्यादा लगेगा। स्कोर आपका फिर भी अगर 280 आ रहा तो आप उल्टा परेशान हो गए। बेटर है पीवाई की प्रैक्टिस करो और वीकली 2 से 3 मॉक दो अगर आपके 300 तक स्कोर नहीं आ रहा तो। ठीक है, और पहले पीवाईक्यू वाले दो मेंस के और उसके बाद फिर जो जनरल मॉक्स है वो दो। जिनका स्कोर 300 310 से ऊपर आ रहा है तो वो फिर चाहे तो डेली मॉक दे सकते हैं, वो फिर चाहे तो 3+ मॉक दे सकते हैं आराम से, है ना, क्योंकि उनको लगभग लगभग पीवाईक्यू चीजें याद हैं। उनको अपनी चीजों को फर्निश करना है धीरे धीरे, है ना, कि मॉक में अटेम्प्ट क्या करना है, स्किप क्या करना है, वो चीज़ उनको सीखनी है। तो जिनके नहीं आ रहे हैं पहले तो उस लेवल पे आओ, जिनके आ रहे हैं वो फिर अब चीज़ों को इंप्रूव करो। ठीक है, अब डेली मॉक दोगे, 2 घंटा मॉक का हो गया, आधा पौन घंटा उसको एनालाइज करने का हो गया, 3 घंटे आपके लगभग लगभग निकल जाएंगे और आप नेक्स्ट मॉक में इंप्रूव कुछ नहीं कर पाओगे, है ना, ये दिक्कत है। और एक चीज क्या सीखनी है कि जैसे जो आप 3 मॉक भी दे रहे हो ना, तो 3 मॉक में आपने जो गलतियां करी है ना, एटलीस्ट वो गलती अपने को दोहरानी नहीं है, है ना। कुछ सिली मिस्टेक करी है तो सिली मिस्टेक का तो ये है कि भाई आंसर टिक करने से पहले 10 एक सेकंड थोड़ा सोच लास्ट लाइन को पढ़ लिया करो कि भाई लास्ट लाइन में क्या लिख रहा है ना। दूसरी चीज, अगर आपकी किसी चैप्टर से बार बार नंबर कट रहे हैं ना, फिर आप धड़ाधड़ मॉक दिए जा रहे हो, तो धड़ाधड़ मॉक मत दो, पहले वो चैप्टर कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप नेक्स्ट मॉक पे जाओ, तो फिर आपको बेटर फायदा मिलेगा, बजाय आप धड़ाधड़ मॉक देते जाओगे उससे। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो आपको लगातार 3 महीने तक करनी है। मेन ध्यान क्या रखना है कि अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखना है, वीडियोस पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है क्योंकि वहाँ टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अपना रूटीन नहीं छोड़ना है। आप 3 महीने तक अपना रूटीन मत छोड़िए, कंसिस्टेंसी मत छोड़िए। 9 से 10 घंटे आप मान के चलिए कि भले ही मैं तो बैल बुद्धि हूँ, मान के चलिए मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को 9-10 घंटे पढ़ने, बच्चे बोलेंगे कि 5 घंटे पढ़ के मैंने सिलेक्शन ले लिया। आप मत मानो कि मेरा तो नहीं होगा, है ना। बाकी 5 घंटे क्या करोगे आप, भाई कुछ काम कर रहे हो क्या, पूरा टाइम दे दो ना एक बार एग्जाम को। तो 10 से 10-11 घंटे आप दे सकते हो, तो पूरा एग्जाम को आप डिवोट कर दो, निकल जाएगा एग्जाम। फिर बाकी 5 घंटे क्या, बाकी पूरे 10 घंटे जो करना है वो करना, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो फोकस रहना है, सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, वीडियोस पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना पढ़ाई के लिए, पीवाईक्यू पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। हर सब्जेक्ट के डेली एटलीस्ट 100 पीवाईक्यू करने हैं, रीजनिंग के एटलीस्ट 50 करने हैं, जिससे कि आपको पीवाईक्यू याद हो। 10% जो सवाल नहीं आ रहे हैं तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस से उनकी अप्रोच धीरे धीरे बनने लगेगी, बेसिक्स आप सीखने लोगोगे। कुछ अच्छे सवाल अगर आपको मिले हैं अभी फ्री में तो उनको अभी ऐड कर लो इसी महीने, और उनको अपने नोट्स में एडिशन अभी से कर लो। ठीक है, जिससे कि आपको टाइम रहे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता आपके पास, 2-3 महीने का टाइम रहेगा। अपने बेस्ट दो और सिलेक्शन लो और इस एग्जाम को पीछे छोड़ दो, आगे किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, नहीं तो भैया चिल करो, है ना। यही एग्जाम को जिंदगी मत बनाओ, इसी को फिर पंचवर्षीय योजना मत बनाओ मेरी तरह। टाइम वेस्ट मत करो, फोकस रह के पढ़ाई